ओके बच्चों आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आई थिंक मैम बच्चे म्यूट नहीं कर पा रहे आई थिंक। या राइट, बट मैंने म्यूट नहीं किया है सबको। जस्ट या हो गया। यस बच्चों, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हो गया क्या? हाँ बच्चे ओके आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को जब भी आपको बात करनी, ठीक है? चलिए बच्चों, ओके सो आज हमारा जो थर्ड सेशन है, चैप्टर नेम इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। एंड आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे? आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? ओके सो लेट्स स्टार्ट। एंड आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। मे बी अभी तक मैंने किसी की आवाज सुनी नहीं आप में से। चलो ठीक है, ओके। या बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट याद है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड, आपको दो फोर्स बताए थे मैंने। कौन कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ओके सो बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट देखो क्या? कॉन्सेप्ट इज वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको याद रखना है। ओके सो वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव force, work done by any conservative force is always equal to change in potential energy. So we can write that is also equal to negative of final potential energy minus initial potential energy. And I think सबको पता होगा कंजर्वेटिव फोर्स की कौन कौन से फोर्स थे? ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, याद है सबको? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, तो आगे आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। सो वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वेयर डेल्टा यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यस बच्चों आगे चले? चलिए, so basically yeah, you can also see that is the change in potential energy as a particle moves from point A to point B is equal to negative of the work done by associated conservative force. ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही एप्लीकेबल है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक? सर आगे चले? ठीक है चलिए आगे चलते बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक, बच्चा लेट कैसे हो गए? चलिए बच्चों, एंड लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये बात किसको याद है? डब्ल्यू इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बच्चों किसको याद है ये वाला फॉर्मूला? हमने लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था। याद है सर। दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, वेयर एक्स एफ क्या है? फाइनल इलोंगेशन, एक्स आई क्या है? इनिशियल इलोंगेशन। और आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट इज हाफ के एफ एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। याद है सबको?
यस सर। याद है मैंने आपको बोला था कि आपको रट्टा नहीं लगाना कि कौन, देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता नहीं चलेगा ना तो वो तो फिर आपको फिर समझ नहीं आएगी चीज। ठीक है, ओके। नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ potential change in potential energy, we already know that is work done by any conservative force is equal to change in potential energy, which means we can say UF minus UI. अब बच्चों स्प्रिंग फोर्स भी तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स यस क्या सर। कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने क्या बोला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ना बच्चों, देखो आपको जैसे ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला दैट इज वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स will be equal to change in negative of change in potential energy। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो जो अभी हमने ड्राइव किया स्प्रिंग के केस में। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें वैसे पता होंगी ना आप आराम से कर सकते हो। सबको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ये अपनी इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। ठीक है, सो फार हमने जस्ट अभी पढ़ा है दैट इज वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k बाय 2 एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको हर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं बच्चों, अगर आपको ये पता है बाकी आपको ये वाली चीज पता है आप कर सकते हो। ठीक है, और इन सब का सबसे बड़ी रिप्लेसमेंट अभी आपको बताऊंगा मैं, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक किस किस को चीजें क्लियर है? यहाँ तक बच्चों आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी। आज आप इतने अच्छे क्वेश्चन करने वाले हो ना, आप ना हिल जाओगे। आज आपको ना असली जो फिजिक्स की पावर आपको समझ आएगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हर क्वेश्चन करने में मजा आएगा लिटिल। आई विल शो यू। यहाँ तक सब क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलिए फिर। या तो बच्चों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा ना एक छोटा सा कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है, उसके ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v। ठीक है, एंड आप सबको पता है एनर्जी क्या करती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। मानते हो बात को? यस सर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना बच्चों कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, हाफ m u स्क्वायर, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या है, हाफ m v स्क्वायर। बच्चों अब एक बात सोच के देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अभी ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस अगर मान ला इन केस v इज ग्रेटर देन u, तो ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब किसी न किसी ने तो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है। मानते हो? अब बच्चों आप सबको मैं अभी आपको बताया था ना शुरू में, आपको शुरू में बताया था मैंने कि वर्क, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो बच्चों, अच्छा क्या बताओ, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क।
तो अगर आप किसी पे पॉजिटिव वर्क लगाओगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क करोगे, इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मैं देखो आपको वर्बली सब कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको वर्बली विजुअलाइज करवाने की। याद है ना, हमने तीन टाइप के वर्क पढ़े थे हमने। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। याद है कि भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. अब आप सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे खींच रहा हूँ और वो आ भी मेरी तरफ रहा है। अगर मैं अपनी तरफ खींचूंगा एक फोर्स से, तो आपको नहीं लगता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी? Yes, sir. इसका मतलब मेरे वर्क करने से उसकी एनर्जी में इफेक्ट कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना बच्चों, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने कुछ वर्क किया है, कुछ भी वर्क किया, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो, पहले उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। पहले कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। अब हाफ एम यू स्क्वायर से बढ़ा के अगर हाफ एम वी स्क्वायर हुई है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके बराबर किसी ने उस पर वर्क किया है। Yes, मानते हो कि sir. नहीं? Yes, sir. अच्छा, सबको चीजें समझ आ रही है, फिर मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ? आ रहे हैं सर। Yes, sir. कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब उस पर किसी न किसी ने तो वर्क किया है, चाहे उस गाड़ी के इंजन ने किया हो या किसी ने पीछे से धक्का लगाया हो। तो बच्चों, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही तो उस वर्क के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम means that is change in kinetic energy will be equal to work done by all the forces। जितने टाइप के कितने टाइप के फोर्स हो, कितने टाइप के फोर्स हो बच्चों, ठीक है, कितने टाइप के फोर्स हो, वो सब जो भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वल होती है। सो आई एम राइटिंग हियर दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम बच्चों किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तुमको बात समझ आ रही है? बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम चलो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ही रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो बच्चों आप सबको याद होगा दैट इज, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो हम बोल सकते हैं दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों एक चीज बताओ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जा रहे हो, mg फोर्स नीचे लग रहा है। mg फोर्स का लग रहा है बच्चों? नीचे लग रहा है ना। एक मिनट में थोड़ा यहाँ से साफ करूंगा। आप सबको इक्वेशन हम जो बताई थी ना शुरू में, देखो चलो हम इसको यूज करते हैं, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाली बात की थी उसका हम यूज करते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो यू आई है और यहाँ पे मान लो यू एफ है। और बच्चों इस पे mg कहाँ लग रहा है? mg नीचे लग रहा है, और ये हाइट मान लो कितनी है? h है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो कंजर्वेटिव फोर्स कितना है? mg है, mg इनटू हाइट h। बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, फोर्स नीचे है, तो बच्चों दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180. That is equal to minus of change in potential energy. So finally we can say change in potential energy will be equal to MGH. mgh, H. or we can say final potential energy minus initial potential energy which is equal to MGH. mgh।
एंड बच्चों इन केस हमने अगर इस लेवल पे हमने अगर यू आई को हमने अगर 0 मान लिया इस लेवल पे कि भाई ये हमारा रेफरेंस है, इन दैट केस वी कैन से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, जो कि आप हमेशा यूज करते हो डायरेक्टली। एक्चुअली वो ऐसे आता है, समझ लो। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस मान लेते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं, उस रेफरेंस पे हम क्या करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। एक्चुअली आपने जो mgh निकाला ना, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल, ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इट्स अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक किस किस को समझ आया? आगे सर। आ गया? चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखो आगे से आप क्या करोगे, जब भी आपको किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आप एक काम करो, रेफरेंस लेवल पे आप मान लो क्या, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आप यहाँ लेके गए इस हाइट पे, ठीक है, इसको आप मान लो रेफरेंस, इसका रेफरेंस मान लोगे ना, रेफरेंस, इट मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखो क्या, अगर मान लो ये हाइट मान लो y है, ये हाइट मान लो y है, इसका मास मान लो m है, इन दैट केस यू कैन राइट डायरेक्टली कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी सिस्टम की, वो है mgh। आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हो। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए इस पे यस सर आगे थोड़ा सा सर। क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पे, बढ़िया सा। देखो चलिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, a uniform rod of mass capital M and length capital L is held vertically upright on a horizontal surface as shown in the figure. Find the potential energy of the rod if the zero potential energy level is assumed at the horizontal surface. बच्चों अभी तक हमने जो शुरू में हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ना, वो सारे पॉइंट मासेस थे। पॉइंट मास का मतलब क्या है, ये आपने यहाँ पे एक मास मान लिया, ठीक है, और आपने क्या बोला कि ये हाइट h पे है, आप डायरेक्टली निकालोगे। बट इस एग्जांपल में बच्चों क्या है, इट्स अ यूनिफॉर्म रॉड। मतलब क्या है, जैसे आपने देखा ना एक लोहे की रॉड होती है, वो खड़ी है, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। कैसे निकालोगे? अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, किस किस को समझ आया? इसमें लेंथ भी है इसकी खुद की। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें एक्चुअली क्या मास ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लो, एक्चुअली हम करते क्या है ना, हम करते क्या है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम जितने एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये जो मास है ना, एक्चुअली इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि जो मास है वो एक जगह फिक्स है, एक ही जगह फिक्स है। जैसे हमने ये बोल दिया कि भाई ये हाइट h पे है, ये जो है हाइट h पे है, हमने मान लिया कि ये ना मास एक जगह फिक्स है। लेकिन अगर मास ही फिक्स होने के बजाय यहाँ पे क्या हमने मास डिस्ट्रीब्यूटेड लिया है, कि ये लोहे की रॉड है, उस पर टोटल मास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम कैसे निकालें, देखो बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी इसको बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स अ यूनिफॉर्म रॉड, मतलब क्या, मास पूरी रोड की लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केस में बच्चों क्या करते हैं, मान लो हमें पता है कि जो लेंथ L है उसका मास कितना है, कैपिटल L मानते हो। हमने क्या किया, हमने एक छोटी सी इसकी लेंथ मान ली, एक छोटी सी लेंथ dx। तो बच्चों बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी कैन से जो dx लेंथ होगी उसका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय l इंटू dx। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो मास क्या है इसको बोल सकते हैं dm। ये क्या है, मास dm, बहुत ही छोटा सा मास है ये। कितनी वैल्यू होगी, m बाय l dx। ये सबको समझ आएगा क्या? यस सर। यस मान लो इसकी हाइट जो है ग्राउंड से, मान लो वो हाइट कितनी है, वो x है, x हाइट है।
तो बच्चों सिर्फ इस छोटा जो मास है डीएम, इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे, हम उसको लिख सकते हैं ना, डी लिख सकते हैं, डी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डीएम एच इंटू एक्स। लिख सकते हैं कैसे? यस सर। यस सर। क्योंकि बच्चों ये जो ग्राउंड लेवल है ना, इसको हमने क्या मान रखा है? जीरो पोटेंशियल लेवल। इट्स जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ पे एक काम करो, वैल्यू डाल दो डीएम की। डीएम की वैल्यू कितनी है? एम डिवाइड बाय कैपिटल एल डीएक्स जी इंटू एक्स। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू एम कांस्टेंट है, बाहर निकालो, एल कांस्टेंट है, बाहर निकालो, जी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर क्या रखो? एक्स dx. Now we want to find total potential energy. तो क्या करोगे बच्चों? इंटीग्रेट कर दो। अब आप बताओ x की वैल्यू कहां से कहां रखोगे आप? 0 to L। 0 टू कैपिटल L। क्यों? क्योंकि x था क्या भाई? ग्राउंड लेवल से हाइट। भाई हाइट 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है? कैपिटल L हो सकती है। तो यहाँ से बच्चों इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका? एंड आई होप सबको आता है इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। आई थिंक सबको पता है, किसी को इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। From 0 to capital L, m by L d L square by 2, L एक L cancel, answer is m g L by 2. So answer is A. सर किस ये किस पे? कैसे हाँ सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इंटीग्रेशन से करना है सॉल्व और कहाँ पे डायरेक्ट? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हमेशा ऐसे करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो एक नोटबुक है, आप मानते हो ना कि इसका जो मास है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है? यस सर। मानते हो कि नहीं? तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, उसमें गिवन होगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास। यूनिफॉर्म रोड मतलब क्या है? एक ऐसी रोड जिसका मास पूरी लेंथ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी लेंथ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? यस सर। ओके सर। ओके, चलिए आगे चले अब। तो बच्चों जो वर्क पावर एनर्जी, इसकी इंपोर्टेंस क्या है? इसकी इंपोर्टेंस ये है बच्चों, सोच के देखो। यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने, अगर आपको यहाँ पे कुछ निकालना पड़े, आप क्या करो? न्यूटन लॉ यूज करोगे ना करोगे? भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, फाइनल v थी, टाइम कितना, कितने टाइम इंक्रीज हुआ, हम फिर क्या करेंगे? न्यूटन लॉज के हम इक्वेशन लगाएंगे, मोमेंट उसका हम फोर्स चेक करेंगे, कितना फोर्स लगा था, फिर उस फोर्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? यस सर। भाई सोच के देखो, अगर आपको इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगा है। एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपको, फिर फोर्स पता चल जाएगा। फोर्स पता चल जाएगा, फिर आप निकालोगे कि वर्क डन कितना हुआ है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। इतना सब करना पड़ेगा। एक हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सर जैसे ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है तो इसमें नॉर्मल वगैरह भी सब इंक्लूड लेके करना पड़ेगा? सब इंक्लूड करेंगे, सब इंक्लूड करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। ओके सर। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, देखो, इन दिस थ्योरम वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द सम ऑफ द वर्क्स डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस एंड इक्वेट द इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ पे फ्रिक्शन भी इंक्लूड करोगे, सब कुछ इंक्लूड करना है। बहुत ही अमेजिंग थ्योरम है ये। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? ए स्मॉल ball released from rest from a height h
on a smooth surface of varying inclination as shown in the figure. Find the speed of the ball when it reaches the horizontal part of the surface. चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी स्पीड। चलो, एंड एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जो वर्क एनर्जी थ्योरम में लेट मी राइट हियर, बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, ये गलती मैंने की थी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी है, इसको कभी भी आप एज ए पोटेंशियल एनर्जी ट्रीट मत करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भाई बहन मान के चलते हैं कि जहां काइनेटिक एनर्जी वहां तक पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा ही होगा। ये मैंने किया हुआ है अपने एग्जाम में। किस किस को ऐसा लगता कि अरे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हाँ वो तो होता ही है कि ऊपर से हम बॉल छोड़ देंगे, नीचे गिरेगी तो उसकी पोटेंशियल थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ये होता है बहुत जगह, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट इंक्लूड और डोंट राइट anything about potential energy in, मैं लिख देता हूँ ये WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, इन वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन। बच्चों ध्यान रखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके इक्वल होता है? mgh, याद है ना? तो बच्चों जब भी आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है ना, आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मत इंक्लूड करना कहीं पे भी। सबको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, आपको sir. लिखना Yes, sir. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। कहाँ यूज करना पोटेंशियल एनर्जी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है? चलिए देखो क्वेश्चन, देखो क्या है। चलो हम यूज करेंगे। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों इनिशियली मास रेस्ट पे था, तो हम लिख सकते हैं हाफ, मान लो जब ये नीचे पहुंचा, मान लो जब ये नीचे पहुंचा यहाँ पे, तो इसकी जो वेलोसिटी थी मान लो v थी, मान लो वेलोसिटी क्या थी, हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। यहाँ तक किस किस को समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ बच्चों आप मुझे एक चीज बताओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मास पे? Sir, gravity and normal. बाकी बच्चे बताओ। Sir, अंशिमा, smooth है तो friction नहीं लगेगा। देखो बच्चों सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्या लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है? हमेशा वो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब भी करेगा, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, बच्चों ध्यान रखना ये हमेशा की बात नहीं कर रहा मैं अभी इस केस की बात कर रहा हूँ। ये मत मान के चलो कि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हमेशा क्या होता है, वर्क डन 0 होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, जब भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जब भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मास, तो बच्चों हमेशा नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. I'm writing, so work done by gravity force plus work done by normal action force is equal to half m v square। बच्चों ग्रेविटी कितना काम कर रही है? यहाँ था, अब नीचे पहुंच गया, कितना है h, हम mgh. डायरेक्टली mgh plus 0 which is equal to half m v square। so velocity की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2 g GH. h। किस किस को ये समझ आया?
यस सर। यस आया सर। सब कुछ समझ में? किसी को डाउट यहाँ पे, किसी को कोई भी Yes, क्वेश्चन? sir. ठीक है, ध्यान रखना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, सर चलिए। ये हमेशा अंडर रूट 2g ही होगा। हाँ, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे, अगर और कोई कंडीशन गिवन नहीं है, एंड आपने एक बात नोट की, जो इंक्लाइन प्लेन है ना, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम हम फिर भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइम बच्चों फ्रिक्शन फोर्स है। क्वेश्चन क्या है, इन द प्रीवियस एग्जांपल सपोज द स्प्रिंग इज ओके, एक और क्वेश्चन था, ठीक है, हमने उसकी जगह क्या कर दिया। सो दिस टाइम हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द सरफेस एंड दिस पार्ट इज मेड रफ। मतलब कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये पूरा रफ पार्ट है। ये जैसे नीचे पहुंचा ना, यहाँ से उसका रफ स्टार्ट हो गया, एक्स लेंथ उसकी। If friction coefficient between the rough part of the surface and the ball is mu, find the distance covered by the ball on the horizontal part of the surface before it comes to rest. Option A, B, C and D. कैसे करेंगे ये वाला बताओ? कौन बता सकता है? देखो, सेम वही कॉन्सेप्ट अपना। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे? बच्चों यहाँ पे कौन कौन से ग्रेविटी, फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। यस, तो बच्चों इस बार फ्रिक्शन भी लगेगा। और अगर आप सबने अगर मान लो पढ़ भी रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी बच्चों ने वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ भी रखा होगा अच्छे से, लेकिन मैं जब 11th क्लास में था तो मुझे क्या लगता था कि जहाँ फ्रिक्शन होगा ना, वहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता था, जो कि मुझे बाद में पता चला कि गलत था। कुछ नहीं करना बच्चों, जस्ट राइट वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। तो बच्चों हम क्या करें? वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों स्टार्ट भी इसने रेस्ट पे किया था और Yes, sir. एंड भी इसका रेस्ट पे ही हो रहा है, फाइनली रुक ही रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। 0. भाई स्टार्ट भी उस पे किया था, एंड भी 0 पे कर रहा है। अब सोच के देखो ना एक बार, अब सोच के देखो, अगर 0 से स्टार्ट किया था, फाइनली अगर रेस्ट भी आ रहा है, तो आपको नहीं लगता एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा वर्क हो रहा है जो नेगेटिव है? किस किस को ये बात समझ आई? भाई सुनो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप चला, स्टार्ट से चला, बिल्कुल सॉरी 0 से चला, चलता गया, उस टाइम बाद वो रेस्ट पे आ गया, तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ हुआ ही नहीं, 0 रहा, वो तो 0 रहा। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स हमारी इक्वेशन में घुस चुका है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है। किस किस को यस। बात समझ आई? यस सर, आ गई। आ गई? तो बच्चों फ्रिक्शन वही तो है। तो बच्चों ग्रेविटी फोर्स क्या करेगा? ग्रेविटी कितना हो जाएगा? एम जी एच H. प्लस 0 प्लस फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये, वैसे आपको आप डायरेक्टली लिख सकते हो नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0। So we can say mgh is equal to minus of f. ओके, माइनस किसकी वजह से हम इसको उधर शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में इसको लेके चले गए, अंदर क्या माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मल एक्शन दैट इज mg हाँ जी। इनटू x, दैट इज टू कैंसिल, m से m कैंसिल, g से
3 कैंसिल, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? h by mu. divided by mu. So this is the answer. Answer is A. किस किस को समझ आया? सर हाँ अगर जी, यहाँ बोलो। पे अभी हमने स्प्रिंग लगाया होता तो फिर हम उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर वाला भी लेते। बिल्कुल सही। आप क्या करते? वर्क डन बाय क्या बोलते हैं अपना स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, लेकिन आपको वहां पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, सर नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि बच्चों सोच के देखो, अगर आप देखो, मैं आपको, चलो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो इस पे एक करते हैं। देखो ये वाला, मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया ऐसे, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग, सो ये फॉर स्प्रिंग केस आपको निकालनी है कितना कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग है और इसका फोर्स कांस्टेंट के है, तो देखो क्या आएगा, लिखते चलो। यहाँ पे पहला क्या था, mgh प्लस जीरो और प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, लिख सकते हैं ना, यस सर। विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, अगर बच्चों अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की बात चल रही है, इसका मतलब फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बात सबको समझ आई क्या? यस सर। क्या जगह यहाँ पे mgh, बच्चों वर्क में स्प्रिंग कितना होता है, -k/2 xf स्क्वायर फाइनल माइनस xi स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। किस किस को यहाँ तक समझ आया? आ गया सर। बच्चों xi क्या है, xi तो 0 है भाई, शुरू का कोई कंप्रेशन तो है नहीं, शुरू में तो xi 0 है, पुट कर दो। बच्चों आप म्यूट करके रखो, जब आपको क्वेश्चन पूछना वो अनम्यूट क्या करो, क्या दैट इज, सो mgh विच इज इक्वल टू k/2 x फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों f की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ mgh डिवाइड बाय k अंडर रूट। आप खुद सोच के देखो ना कि भाई शुरू में चल रहा, शुरू में अपना जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मैक्सिमम कंप्रेशन हुई है तो भी रेस्ट पे आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स हमारे सिस्टम, हमारी इक्वेशन में घुस चुका है जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है अंदर अंदर। कौन सा है वो? स्प्रिंग। कौन कौन फील कर पा रहा है? ओके, ओहो ये हो रहा है। यस सर। सबको समझ आ रही चीजें? बच्चों अगर Yes, फील sir. करोगे ना क्वेश्चन को, ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर फील करोगे तो, रट्टा लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। इक्वेशन रटते ना दिमाग की दही हो जाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, सोच के देखो, ओके यहाँ से चला, कंप्रेशन का मतलब सारी एनर्जी किसने खींच ली, सारी एनर्जी ले गया स्प्रिंग, सब कुछ अंदर ले गया। समझ लो, आगे चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्मॉल बॉल ऑफ मास m is suspended by means of a light thread of length L. When the ball is hanging vertically, it is given a horizontal speed u. Okay, as shown in the figure. Question is, find the speed of the ball when the thread makes an angle of theta with the vertical. कौन कौन इस क्वेश्चन को देख के कांप रहा है? एक्चुअली क्या बच्चों, मान लो ये यहाँ पे आके, मतलब यहाँ पे जब पहुंचा, इसकी वेलोसिटी मान लो v थी, एंगल था थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे? क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई जब ये मान लो एंगल जब थीटा बना रहे थे, उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी थी?
कुछ नहीं करना बच्चों, बस लिखो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम? दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों फाइनली मान लो अगर वेलोसिटी वी है, हम लिख सकते हैं ना हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया? अब बताओ कौन कौन से फोर्स इस मास पे लग रहे हैं? सर ग्रेविटी, टेंशन। ग्रेविटी लग रही है, टेंशन लग रही है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? एयर फ्रिक्शन। नहीं एयर बच्चों, एयर फ्रिक्शन जब भी गिवन होगा ना वो आपको बताएंगे वो कि आपको एयर फ्रिक्शन कंसिडर करना नहीं करना, अदरवाइज आपको आइडल कंडीशन माननी है। तो बच्चों यहाँ पे ना दो ही फोर्स लग रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों अब एक चीज बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो मान लो ये अपनी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। बच्चों ये अगर एल था, बच्चों ये अगर एल है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये पोर्शन क्या है, एल कॉस थीटा। बोल सकते हैं ना? यस सर। अगर बच्चों ये एल कॉस थीटा है तो इसका मतलब बच्चों ये जो हाइट में डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं ना इतनी हाइट पे ऊपर गया है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इक्वेशन। सो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी इंटू दिस हाइट, हाइट कितनी है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0। क्यों बच्चों? चेक करो, जब भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है टेंशन हमेशा वर्टिकल लाइन, सॉरी टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर है विद डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है क्या सबको समझ में? यस सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों एम एम कैंसिल कर दो और यू स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर माइनस जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो वी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वेट 2 भी आएगा ना यहाँ पे, टू जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। आंसर विल बी सी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाँ बोलो। वर्क डन बाय ग्रेविटी एक बार बता दो, ये माइनस mgl कैसे लिया था? इसलिए लिया बच्चों क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है, बॉल ऊपर जा रही है, कितनी ऊपर गई है आपको बस हाइट देखनी है, कितनी ऊपर गई है, एल माइनस एल कॉस थीटा। ओके सर ओके। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। आप सोच के देखो, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी कुछ हाइट पे जाके कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर प्लस 2gl। मतलब क्या, जो वेलोसिटी हमने इसको नीचे दी थी ना उससे ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है क्या ऐसा? नो सर। अगला केस भी देखो, क्या यू स्क्वायर प्लस 2gl मतलब क्या है? भाई आप मान लो 2gl वाला जो कंपोनेंट उसको 0 कर दो तो यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यू आ जाएगा, समझ रहे हो? तो यू स्क्वायर प्लस 2gl मतलब ये भी बोल रहा है कि यू से ज्यादा होगी, ये भी ऑप्शन गया। हाँ अगर यहाँ पे मान लो नन ऑफ दिस नहीं होता और ऐसा एक ऑप्शन और होता, यू स्क्वायर प्लस समथिंग, आप विदाउट सॉल्विंग आंसर दे सकते थे ऑप्शन सी। हाँ कई बार नन ऑफ दिस भी ऑप्शन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आप ऑप्शन जो एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। किस किस के बाद समझ आई?
Yes, आगे sir. सर। ठीक है, आगे चले। चलिए बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक है। मान लो कि अपनी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें सारे फोर्स हैं, ऑल मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑल मतलब सारे आ गए इसमें। इन केस अगर हमारे ऑप्शन में, मतलब हमारे सिस्टम में अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, फोर वेट ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इन द सिस्टम। मतलब क्या है, बाकी और कोई फोर्स है ही नहीं। यहां तक किस किस को समझ आया? बच्चों, आगे एक सर। ऐसा एग्जांपल है, एक ऐसा एग्जांपल है उसमें कंजर्वेटिव फोर्स है बस, और कोई है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ना कोई नॉन कंजर्वेटिव है। ये वाला देखो, यहाँ देखो सिर्फ mg फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, नॉर्मल का तो क्या बोलते हैं उसका, उसका तो वैसे भी जीरो आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ mg क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कैन मॉडिफाई दी वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे? अगर आपको याद हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं ना। देयरफॉर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equal to change in kinetic energy, which implies that is change in kinetic energy plus change in potential energy will be equal to 0. So we can say K final minus K initial plus U final minus U initial, which is equal to 0, which means Kf plus Uf means final energy, sorry, final potential energy plus final kinetic energy, which will be equal to initial kinetic energy plus initial potential energy. किस किस को ये बात समझ आई? आ गई सर। यस ठीक सर है, आगे। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। इन केस अगर बच्चों कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इन दैट केस वी कैन से हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। तो आपने देखा होगा, आपने कई बार ऐसे क्या होगा कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। हमने यहाँ पे ऐसे तो क्या था, अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो के प्लस ई विच इज इक्वल टू, सॉरी नॉट ई, कि एफ प्लस यू एफ। देखो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक कितना है, 0 है। पोटेंशियल कितना है, एम जी एच। फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाइट कितनी है, 0। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, √2 डायरेक्टली। क्यों? आपने देखा यहाँ पे कोई और कोई फोर्स ही नहीं है, सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात किस किस को समझ आएगी बच्चों, जल्दी से बताओ। आगे ठीक है, सर सो फोर, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया था आपने वहाँ पे। समझाएंगे, दोबारा बोलो। सर उस क्वेश्चन में इनिशियल पोटेंशियल 0 लिया था एनर्जी। नहीं 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 नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक इनिशियल कितनी है, 0 है ना।
अच्छा ओके सर ओके रेस्ट ठीक है, रेस्ट विद द ओके. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी. ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर. ठीक है, आगे चलिए. अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा. ओके बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? मैं आप पे काम करता हूँ, आपके फॉर्मूले लिख देता हूँ. देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. याद है? सेकेंड, Yes, वर्क sir. डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू k by 2 x f square minus x I square 3. Work done by all the forces will be change in kinetic energy, or we can say K final minus K initial. And then work done by all the conservative force will be equal to change in kinetic energy, okay, which also employs negative of, एक मिनट, हम तो डायरेक्टली फॉर्मूले लिख देना. Change in kinetic energy plus change in potential energy which is equal to 0. बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो सर कह रहे थे इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल विच इज इक्वल टू फाइनल फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल. यहाँ सर ने लिखा कि डेल्टा के प्लस डेल्टा वी यू 0. बच्चों ये चेंज है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले बच्चों, ये आपको बस पता होने चाहिए. यहाँ तक किस किस को समझ आ चुका है? Yes, sir. Yes, किसी sir. को I अभी got तक किसी क्वेश्चन में डाउट? No, sir. नो चलिए सर ओके, चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं. देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या. क्वेश्चन इज टू स्मूथ wedges of equal mass m are placed as shown in figure. All the surface are smooth. Find the velocity of A when it hits the ground. अब आप बताओ कैसे करेंगे इसको? सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही. बिल्कुल सही. क्या लिखेंगे? बोलो. देखो मान लो अब यहाँ पे ना आपको पूरा एज ए सिस्टम देखना है भाई. ए और बी को एज ए सिस्टम देखना है. अगर आप देखोगे अब आप यहाँ पे देखो, आप इसको वैसे भी देख सकते हो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो. शॉर्टकट क्या? भाई कंजर्वेटिव फोर्स है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है? सिर्फ mg तो लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो तो इंटरनल फोर्स है. जो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम कभी भी इंटरनल फोर्स को नहीं देखते. अगर आप अगर किसी सिस्टम में देखोगे, आप वहाँ पे टेंशन फोर्स को नहीं देखोगे. आप तो टेंशन फोर्स क्या है? वो तो इंटरनल सिस्टम है. एक मास पे आगे लग रहा है और सेम दूसरे मास पे पीछे लग रहा है. समझ रहे हो? यहाँ तक किस किस को समझ आया? तो बच्चों यहाँ पे देखो हम यूज करेंगे इसका शॉर्टकट. शॉर्टकट दैट इज, आप ये भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा लिख सकते हो. दैट इज के फाइनल प्लस यू फाइनल विच इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल. किस किस को समझ आया यहाँ तक? मान लो ये मास इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, और ये जब नीचे आया यहाँ पे पहुंच गए u से.
ठीक है, तो बच्चों फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, दोनों वासेस के प्लस कर दिया, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, जीरो। इनिशियल क्या था, रेस्ट पे थे सारे, जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी थी, एम जी एच। यहाँ तक किस किस को समझ आया? सर फाइनल पोटेंशियल 0 कैसे लिया है? बच्चे क्या बोला इन्होंने कि जब जो ए है जब वो नीचे ग्राउंड को हिट कर देगा, अगर वो ग्राउंड को हिट कर देगा तो हाइट कितनी होगी, जीरो होगी ना। हाँ जी सर। आप इसको रेफरेंस ले लो ना बच्चों, आप इसको रेफरेंस ले लो, ये अपना रेफरेंस है। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? यस सर आ गया। आ गया सर। एम एम कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी एच। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सर के इनिशियल कैसे 0 है? आप बताओ। सर रेस्ट पे थे पहले। अब देखो ना कि क्या पूछा उन्होंने, टू स्मूथ बेसिस ऑफ इक्वल मास आर प्लेस्ड एज शोन, मतलब सिस्टम कैसे छोड़ा है। अगर इन्होंने नहीं भी लिख रखा ना, आप ये चेक करो कहीं इन्होंने कोई इनिशियल वेलोसिटी मेंशन तो नहीं करकी, मेंशन तो नहीं करकी इन्होंने। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इन्होंने क्या किया, सिस्टम ऐसे छोड़ा एकदम से, तो ऐसे एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक नीचे आएगा, ऐसे देखो ऐसे है, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, आ रहा समझ में, और वैसे साथ में रहेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बच्चों। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक तरीका बताया इसको सोल्व करने का, कि नॉर्मल के अक्रॉस आपको क्या करना है, वेलोसिटी क्या लेनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। नॉर्मल के अक्रॉस आपको क्या लेनी है, सेम। एक मिनट मैं आपको चलो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो देखो ऐसे ही। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर वो लास्ट में हिट करेगा तो फाइनल वेलोसिटी भी तो 0 ही होगी। बेटा फाइनल वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, हिट कर रहा है ना वो। नहीं समझ आया अब तक? देखो बच्चे मुझे चीज दो, ये जब नीचे गिरेगा, ये जब नीचे ऐसे गिरेगा मेरे हाथ पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्या? ये तो टकराने के बाद है ना भाई, टकराने चलो ठीक है, इसने वापस लगा दी उस पे, वापस उसको रोक लिया, फोर्स कर दिया, जीरो होगी मान लो। लेकिन जब वो उस मोमेंट जब ऐसे पहुंचा ही था, जस्ट पहुंचा था, जस्ट एंड इट हिट्स द ग्राउंड, उस टाइम उसकी वेलोसिटी थे ना कुछ ना कुछ। ओके सर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ऐसा कोई केस हो हमेशा क्या करना, हमेशा नॉर्मल के अक्रॉस, एक सेकेंड ना, हमेशा नॉर्मल के अक्रॉस आपको क्या लेनी है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको लेनी जीरो। देखो अगर बच्चों ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या है, थीटा, थीटा है ना। और मान लो ये जो अपनी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v है, और इसकी मान लो इधर है, जो मान लो मैं बिल्कुल नीचे पॉइंट पे ले रहा हूँ, u है वो, u बिल्कुल नीचे पे, ठीक है। तो बच्चों अगर ये थीटा है तो ये 90 में थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये अगर v था तो ये कितना होगा, v साइन थीटा हो गया ना। है समझ में?
ठीक है, ये v sin थीटा हो गया। मैं इसको यहाँ पे एक और शो कर देता हूँ। चलो मान लो कलर कौन सा लूँ, मैं कलर लेता हूँ, चलो ग्रीन, ग्रीन कलर लेता हूँ। अगर मैं u की बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर u मान लो ऐसे है नीचे डायरेक्शन में, बच्चों ये थीटा था, ये 90 थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, इसके क्रॉस आएगा ये u cos थीटा। तो बच्चों u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। बच्चों ध्यान रखो ना, हमें क्या बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a, हमें a की वेलोसिटी बतानी है, लेकिन हमारे लिए तो वेलोसिटी दो अननोन है ना भाई, b की वेलोसिटी भी अननोन हमारे लिए, तो हमें a की भी नहीं पता। तो यहाँ से इनका रिलेशन कितना आ गया। सो बच्चों u इज इक्वल टू v टेंजेंट ऑफ थीटा, वैल्यू यहाँ पुट कर दो u की, तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gh। मैं आगे ले चलता हूँ, v स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gh। v स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, secant स्क्वायर थीटा ट्वाइस gh। So v will be equal to under root of 2 gh divided by secant theta. So v will be equal to under root of 2 gh cos of theta. बट बच्चों में u निकालनी है, u की वैल्यू कितनी थी, v tan of theta। तो v की वैल्यू कितनी है, under root of 2 gh into cos theta into tangent of theta। tangent of theta क्या था, sin theta by cos theta। so u की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, under root of 2 gh into sin theta। आंसर इज ए, आंसर इज ए। किस किस को ये बात समझ आ गई, किस किस को ये चीज समझ आई कि हाँ सर कुछ तो समझ आया, कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ये, लेकिन सर समझ तो आया कुछ ना कुछ कि हाँ कैसे यूज करना है। यस सर। Yes, sir. पक्का क्लियर है, Yes, sir. एंड आउट एनी कंफ्यूजन। सो No, आई थिंक sir. बच्चों टाइम हो चुका है, अगर किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो। बाकी आप सबको मैंने एक फीडबैक आपको फॉर्म भेज दिया है, जल्दी से फॉर्म को फिलअप करके आप अपने अटेंडेंस लगा सकते हो, फिर हम 2 मिनट बात भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। आई होप आज आपको क्लास काफी सारी समझ आई होगी। किसको आज काफी सारा समझ आया, अच्छा किस किस को नहीं समझ आया। सर हो गया। हो गया, फॉर्म भर दिया बच्चों, फॉर्म भर के आप 2 मिनट बात भी कर सकते हो अगर किसी को डाउट पूछना है तो। तो आज हमने काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें काफी बच्चों को डाउट्स होते हैं।